अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं की गणित विषय के एक एप्लीकेशन लर्निंग के साथ पुनः उपस्थित हैं। आज के हमारे गणित विषय के एक्सपर्ट आपके जाने पहचाने माननीय अनिल खरे सर हैं। आज हम कक्षा 8वीं के घात एवं घातांक के विषय में एप्लीकेशनल अपनी चर्चा शुरू करें उसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज के हमारे गणित विषय के विशेषज्ञ माननीय अनिल खरे सर एवं विषय को जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए घात एवं घातांक पर अपनी विस्तृत चर्चा प्रारंभ करें और इसके लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित है श्री अनिल खरे सर। नमस्कार बच्चों, आज हम घातांक और घात पर चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बात समझें कि जैसे आप जानते हो 100 बराबर है 10 गुना 10, यानी 10 की घात 2 आप लिखते हो। और जाए 1000, तो 1000 क्या हुआ 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 10 की घात 3। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं, मान लीजिए 5000। 5000 को क्या लिखोगे आप 5 गुना 1000, और इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10 की घात 3। ठीक है, तो बड़ी संख्याओं को, जैसे 5000 से भी बड़ी अपनाने वाले बड़ी संख्याओं को लिखने का ये तरीका साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब जैसे आपके पाठ में पहले ही लाइन में दिया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 5970 फॉलोड बाय आपके 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 जीरो है। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और ये 21। अब इतने केजी है, इस आंकड़े को क्या पढ़ा जा सकता है आसानी से? नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसीलिए इसके लिए हम ये लिखा है इतना किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव अगर बताए तो कहाँ होगा? दशमलव इसके बाद में होगा। आप बाजार जाते हैं, किसी वस्तु की कीमत लिखी है ₹10, तो ये 10 के बाद जीरो लगा हुआ है, मतलब 00 कोई पैसा नहीं, और 10 रुपए लिखा है, इसका मतलब ये दशमलव इसके बाद में, तो इसका मतलब दशमलव इधर है। कहाँ पर है? लास्ट में। तो अब हमको इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 5970 इंटू, अब यहाँ देखें कि 10 की घात 3 में जो है 1000 बना था और 3 जीरो थे। 10 की घात में 2 था तो 2 जीरो थे। 5000 में 5 हुआ 10 की घात 3, मतलब जितने जीरो उतनी 10 की घात। मैंने ये जीरो यहाँ रखा है, तो अब ये देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 21। मगर ये भी एक मतलब मानक रूप नहीं हुआ संख्या का। इसको लिखने का तरीका, अब दशमलव इधर आ गया। ठीक है, तो हम दशमलव को और लाएंगे इस पर 5 के बाद, तो ये हो जाएगा 5.97 जी और 0 इंटू 10 टू द पावर। अब ये 3 अंक और बढ़ गए, तो हो जाएगा 24, इतने केजी। ठीक है ना, तो ये किसी भी संख्या का साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। किसी संख्या x का साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन को हम बीजीय गणित रूप में कैसे बताएंगे? x बराबर a और 10 की पावर b, जहां पर आपका जो है कि b एक पूर्णांक है। ठीक है, धन और ऋण दोनों हो सकता है, जबकि a के लिए क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन 10, यानी कि ये जो संख्या है जब हम मानक रूप में लिखते हैं 10 से कम ली जाएगी। ठीक है, तो ये एक अंक की संख्या बनेगी इसका मतलब। ठीक है, और शून्य छोटा लेंगे क्योंकि शून्य बराबर नहीं लेना है, शून्य छोटा है 1 से, छोटा है 10 से, तो 10 से छोटा एक अंक की संख्या से लिया जाएगा। तो पृथ्वी का वजन जो इतना लिखा है इसको पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, और ये उसके घातांक में प्रेजेंटेशन हो गया। मतलब कि किसी बड़ी राशि को जब साइंटिफिक वे में लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है, और ये आपके 10 की घात 24 बताइए। अब 10 की घात 24 मतलब इसमें कितने जीरो हैं? उतने 24 जीरो हैं। ठीक है, अभी आप जो है अनिल सर, ये जीरो भी हटा देंगे हम, इस जीरो को 597, क्योंकि हमने इसको यहाँ ले लिया
24 में ये काउंट कर लिया ना, 21 थे ना, और ये 22 हुआ, और यहाँ 23 और 24, तो ये 31 है। तो इतने केजी वजन आ गया। ठीक है, अब हम आएंगे पृथ्वी का वजन जो ये था उसका साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ही आ गया। ठीक है, यहाँ पर घात जो है 10 है। इसी बात को फिर से हम थोड़ा दूसरे अर्थों में समझे कि मान लें कि यहाँ पर 1000 10 की घात 3 था, है ना, और ये 10 की घात 2 था। तो जैसे ही घात 3 से 2 हुआ है तो क्या हुआ है, 1000 का 100 हो गया, 1000 का 100, 1000 की जगह 100 आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो 100 है वो क्या हो गया है, वो पूर्व मान का 1/10 हो गया। मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम कि 1000 का 1/10 बराबर 1000 गुना 1/10 बराबर 100। ठीक है, तो जैसे जैसे घात कम हुई, 3 से 2 भी है, संख्या का मान पूर्व मान का 1/10 हो गया, 1/10। तो अब इसी सिद्धांत पर हम जब आगे जाएंगे तो मतलब ये हुआ 10 की घात 1 बराबर 10, जो कि 100 का 1/10 हो जाएगा, 1/10 गुना 100 होगा कि नहीं। ठीक है, तो वो आ गया 10, यानी 10 की घात 1। और इसके बाद अब हम जाए, अगर 10 की घात 0 लेते हैं तो इस 10 का 1/10, तो 10 का 1/10 बराबर क्या आ गया, कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। तो 10 की घात 0 1 हो गया। 0 के बाद में ऋणात्मक संख्या आएगी, तो 10 की घात -1, तो इस 1 का 1/10, 1 गुना 1/10, मतलब आया 1/10 बराबर 10 की घात ऋण। और आगे बढ़ेंगे तो 10 की घात 2 ऋण 2, तो इस 1/10 का 1/10, तो 1/10 का 1/10 मतलब ये हुआ, गुणा करने पे तो आ गया 1/100, यानी 1/10 की घात 2। हमने एक पैटर्न जान लिया कि जब घात ऋणात्मक होती है तो हर में जाके धनात्मक हो जाती है। ठीक है, ये बात न केवल 10 के लिए है बल्कि किसी और संख्या के लिए भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखें, जैसे मान लें कि इसकी जगह हम एक संख्या लेते हैं, 3 की घात 4 बराबर होता है 81। क्यों, क्योंकि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 का 9, 27, 81। तो 3 की घात 4 यानी ये हुआ 3 की घात 4 बराबर हुआ 81। अब इसके बाद अगर एक घात कम कर दी, 3 की घात 3, तो ये हो गया 27, जो कि 27 81 का 1/3 है। देखिए 81 का 1/3, आप जानते हो कि का मतलब क्या होता है, गुणा, तो 81 गुना 1/3। ठीक है, 3 से काटे, 3 दूनी 6, कितना बचा, 8 में 6 गया 2, 2 और 1 21, 3 7 21। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 3 की घात 2 बराबर 27 का 1/3, यानी कि 9 या 27, ये आ रहा है। तो ये बात तो है न केवल 10 के लिए बल्कि किसी भी संख्या के लिए आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर a की घात m लिखा है तो इसका मतलब है a गुना a गुना a गुना a कितने बार, m बार। जैसे देखो 3 की घात 4 था, इसका मतलब 3 4 बार, 3 की घात 3 का मतलब 3 3 बार, a की घात m है तो a m बार आ जाएगा। और दूसरी चीज क्या सीखी हमने, a की घात ऋण m हो जाएगा तो वो 1/a की पावर m हो जाएगा। कोई भी राशि की घात अगर ऋणात्मक है तो उसका 1/, यानी उसको राशि को आप हर में ले लेंगे तो वो धनात्मक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ऋणात्मक घातांक के बारे में जाना। अब इसके बाद में आपकी प्रश्नावली एक सवाल है ना, और इसे भी एक तरीके से देखते हैं। जैसे 1425 एक संख्या है, 1425, इसका विस्तार लिखें तो ये हो जाएगा 1000 धन 400 धन 20 धन 5। ठीक है, तो ये हो गया 10 की घात 3 धन 4 गुना 10 की घात 2 धन 2 गुना 10 धन 5 गुना 1। इसको आप लिख सकते हैं 10 की घात 3 धन 4 गुना 10 की घात 2 धन 2 गुना 10 गुना 5 गुना 10 की घात 0। ठीक है, और
अगर इसी के पास में अगर इस संख्या के साथ में मान लो 1425.36 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1000 धन 400 धन 20 धन 5 धन 3/10 धन 6/100, जो कि ये बन गया 10⁻³ धन 4 गुना 10⁻², धन 2 गुना 10 धन 5 गुना 10⁻0 धन 3 गुना 10⁻1 और उसके बाद में धन 6 गुना 10⁻2। तो इस तरीके से हम किसी की भी संख्या का विस्तार कर सकते हैं। प्रश्नावली में जो है आपके लिए प्रयास के लिए कुछ सवाल भी है, वो आप कर सकते हैं। घातांक के नियम की जब बात आती है तो जैसा कि अभी हमने एक नियम देखा कि 1⁻m बराबर 1⁻n है। कुछ घातांक के नियम आपके लिए एप्लीकेशन में है, उनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब कैसे वो आया ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम कुछ घातांक के नियम जो आपने कक्षा 7 में भी देखे हैं उनको समझते हैं। एक है 1⁻m बटा 1⁻n, तो ये बनता है 1⁻m-n। इसके पहले भी एक नियम, उससे पहले अगर आप जाने तो 1⁻m गुना 1⁻n बराबर 1⁻m+n है। थोड़ा इसको समझा देता हूँ, फिर इस पर आएंगे। 1⁻m मान लो इसको हम लगाते हैं 3⁻4 गुना 3⁻2, तो 3⁻4 का मतलब हुआ 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसका मतलब। और ये वाला गुना तो ये 3⁻2 मतलब 1 और ये 2। तो जब आप जो है 3⁻4 के लिए 3 को 3 से 4 बार गुना के रूप में लिखते हो, बराबरी का निशान है, मतलब इसकी जगह आप ये लिखते हो तो कहीं अगर ये लिखा तो उसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है। इसीलिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसके लिए आप जो है 3⁻6 लिख सकते हो। और 3⁻6 कहां से आएगा? ये घातों को जोड़ने से, यानी कि हुआ 3⁻4 गुना 3⁻2 बराबर 3⁻4 धन 2 बराबर 3⁻6। जो ये बात हमने एक संख्या 3 के लिए लगाई है, यह बात हर एक स्थान पर, ये लाइन आपको दिखी नहीं है, चलिए मैं इस लाइन को ऊपर फिर से लिखता हूं। 3 गुना 4 गुना 3⁻2 बराबर 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब कि हुआ 3⁻4 धन 2, ये जुड़ गए हैं तो हुआ 3⁻6। तो मतलब ये जो नियम लगाया है हमने, ना केवल 3 के लिए, ना केवल 10 के लिए, अभी सभी संख्याओं के लिए है। तो इससे ये आ गया 1⁻m गुना 1⁻n बराबर 1⁻m+n। मतलब जब आधार बराबर हो और संख्याओं का गुना हो रहा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार बराबर है, तीनों यहाँ पे आधार है, यहाँ पे आधार 3 है, घात है, ये आधार है, तो जब आधार बराबर हो गुना हो तो संख्या के गुना में घातें जुड़ जाती है। यही नियम जनरल में है, 1⁻n गुना 1⁻n बराबर 1⁻m+n। दूसरा नियम 1⁻m बटे 1⁻n बराबर 1⁻m-n। अब जैसे इसी एक समझते 3⁻4 बटे 3⁻2, तो 3⁻4 का मतलब 1 2 3 4, 4 बार बटे 3⁻2 है तो 3 बार, तो ये एक 3 इससे कट गया, ये एक 3 इससे कट गया, क्या उत्तर आया? 3⁻2, जो कि 3⁻4 में से 2 घात घटाने से आया है। 4 ऋण 2 मतलब 3⁻2। व्यापक रूप में इसी नियम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1⁻m बटे 1⁻n बराबर 1⁻m-n। तीसरा नियम, अब इसके बाद घात पर घात हो, मतलब a⁻m⁻n बराबर 1⁻mn हो जाएगा। इसे समझते हैं। 3⁻4 की घात 3 है हमारे, ठीक है। तो 3⁻4 मतलब क्या हुआ? 3⁻4 मतलब हुआ 81, अभी अपन ने देखा था।
तो ये हो जाता है 81 की घात 3। और अगर हम इसको जो है 3 की घात में लिखना चाहें तो क्या मतलब हुआ देखिए। चलो एक काम करते हैं, पहले हम लिखते हैं 3 की घात 4 बराबर मान लो p लिख दिया। 3 की घात 4 को हमने p लिख दिया, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 मतलब हो जाएगा p गुना p। ठीक है, तो अब p की जगह हम मान रख देते हैं इसका 3 की घात 4 का, तो हो जाएगा 3 की घात 4 गुना 3 की घात 4 गुना 3 की घात 4। अभी आपने एक नियम पढ़ा था क्या, a की घात m गुना a की घात n बराबर a की घात m धन n। अगर ये दो संख्या ना होकर 3 हो जाती, मतलब a की घात m गुना a की घात n गुना a की घात t होता, तो ये बन जाता a की घात m प्लस n प्लस t। घाते जुड़ जाना है आधार होने पर, तो इसीलिए अब ये 3 बार हो गया, तो इसी नियम को हम व्यापक रूप में लगा दिए, तो 3 की घात 4 धन 4 मतलब 3 की घात 12। तो ये 12 कहां से आया, 4 और 3 का गुणा कर 12 आएगा। तो हमारे पास में ये नियम आ गया, जब a की पावर n हो तो घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तो हमने 3 नियम देखे अभी, ठीक है। पहला a की पावर m गुना a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। फिर हमने देखा a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। तीसरा देखा a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn। इसके बाद एक नियम और देखिए, a की पावर, अब यहां देखें आधार एक जैसे थे, मगर अगर आधार अलग हो जाए, यहाँ आधार एक से घात अलग थी, अब यहाँ देखें a की घात m बटे b की घात m, उल्टा हो गया है थोड़ा, क्या आधार बदल गए, घात एक जैसी, तो ये बन जाएगा a बटा b की घात m। a की घात m बटे b की घात m, a बटा b की घात m। इसे समझने की कोशिश करें। a की घात m बटे a की घात n बराबर b की घात m, b की घात m बराबर a बटा b की घात m। ठीक है, तो इसके जगह कोई संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 की घात 3 बटे 2 की घात 3 की घात 3। देखिए घात एक जैसी नहीं, संख्या अलग, तो संख्या अलग नहीं, घात एक जैसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 की घात 3 की घात 3 का मतलब हुआ 3 गुना 3 गुना 3। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 बटा 3 गुना 2 बटा 3 गुना 2 बटा 3। तो ये हो जाएगा 2 बटा 3 की घात 1 2 3 बार। तो बात व्यापक रूप में संख्या की जगह बीजीय व्यंजक के लिए आ गई, ये a की घात ही आ गया, 2 बटे a बटे b की पावर है ना, ये a की पावर है, ये b की पावर है, ये a बटा b की पावर है, इसलिए a की पावर है b की पावर है बराबर a बटे b की पावर है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक नियम और, a की पावर m गुना b की पावर m। अब याद रखें, फिर से हम ये यहाँ पर आधार बदल दिए, घात एक जैसी, तो ये बन जाएगा a b की पावर m। किसे समझते, मान लें कि 5 की घात 2 गुना 4 की घात 2 है, हमने घातें एक जैसी रखनी है, संख्या बदल देनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 की घात 2 का मतलब 5 गुना 5 इससे आया, गुना 4 की घात 2 का मतलब 4 गुना 4 ये आया। अब हम एक काम करते हैं, इसको 5 गुना 4 गुना 5 गुना 4 भी लिखा जा सकता है। 5 गुना 4 क्या हुआ, 20, 5 गुना 4 क्या हुआ, 20, तो ये क्या बन गया, 20 2 बार आया है, तो 20 की घात 2।
तो ये आएगा a की पावर n गुना b की पावर n, a गुना b की पावर n, 4 गुणा 5 20, 20 की घात n, तो a की पावर n गुना b की पावर n बराबर ab की पावर n। ठीक है, और एक नियम तो हमने अभी देखा है, कौन सा, a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब भी आपने देखा है 10 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, एंड ये सिर्फ 10 की घात के लिए नहीं, किसी भी संख्या के लिए है, व्यापक रूप। तो ये सारे घातांक के नियम हैं। मैं एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूँ सारे नियम एक बार, जो हमने चर्चा की। पहला आपने पढ़ा a की घात 0 बराबर a की पावर माइनस m बराबर 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर m। फिर आपने पढ़ा a की पावर m गुना a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, फिर भाग के लिए a की पावर m बटा a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, और इसके बाद फिर आपने घात पर घात a की घात n की घात n बराबर a की घात mn। फिर आधार बदल के a की पावर m गुना b की पावर m बराबर ab की पावर m। फिर a की पावर m भाग के लिए बटे b की पावर m बराबर a बटा b की पावर n। ये सारे घातांक के नियम हैं जो आपको अगर अभी समझ में आ गए तो 10वीं बहुत आसान हो जाएगी। अब हम इस पे आधारित कुछ सवाल करेंगे, जो कि आपकी प्रश्नावली 12.1 है। 12.1 में पहला सवाल है, मान ज्ञात कीजिए, और उसमें है 3 रेज़ टू पावर माइनस। तो मैं इसे मिटाता हूं। 3 रेज़ टू पावर माइनस 2 मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 2। कौन सा नियम लगाया, a की पावर माइनस m बराबर 1 अपॉन a रेज़ टू पावर m। जब नियम भी ज्यादा लिख दिया करेंगे तो नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/9। इसी तरीके से और भी सवाल हैं आपके, जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं। फिर बाद में है सरल करिए, सरल कीजिए में है -4 की पावर 5 -4 की पावर 5 प्लस डिवीजन है 4 की पावर 8, डिवीजन है -4 की पावर 8। इससे हमारा हो जाएगा -4 की पावर 5 बटा -4 की पावर 8। अब देखें, आधार से में घात अलग है, इसलिए x की पावर m बटा x की पावर n, x की पावर m को बटा x की पावर n, हमने x की पावर m माइनस n पढ़ा है, हो जाएगा -4 की पावर 5 माइनस 8, -4 की पावर 5 माइनस 8 है ना -3। दूसरा नियम लग जाएगा, a की पावर माइनस m बराबर 1 अपॉन ए रेज़ टू पावर m, तो हो जाएगा 1 अपॉन -4 की पावर 3 विथ माइनस साइन। रिमेंबर दैट, ये ध्यान रखिए, ये ऋण चिन्ह है। अभी घात मतलब और संख्या, तब तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर इवन नंबर हो जाएगा तो फट से आपकी वैल्यू बदल जाएगी। तो लिखने का सही तरीका यही होगा, -4 की पावर 3। अब -4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 1 अपॉन -4 इंटू -4 इंटू -4। अब 4 चौके 16 चौके 64, और ऋण ऋण धन धन ऋण ऋण, तो आ गया 1 अपॉन -64। ये निशान को लेकर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये आप बीच में ले सकते हैं, कहीं भी, मतलब ऊपर या नीचे एक जगह है तो आपको बीच में ले लिए, संख्या ऋणात्मक, इसका मतलब जाएगा। तो ये आ गया 1/64। इस तरीके के सवाल जो है आपके आते हैं कक्षा 10 तक। जैसा कि मैं कह रहा हूं, इस तरीके के सवाल कक्षा 10 तक मिलेंगे आप। एक सवाल और करते हैं और उस पर कुछ अन्य चर्चा भी करना चाहूंगा। एक सवाल है, 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू पावर 0 का मान ज्ञात करना। तो 3 रेज़ टू पावर 0 कितना हुआ, 1। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी संख्या की घात शून्य होने पे वो 1 हो गई, आपने देखा है। प्लस 1 इसका मान आया 3। जबकि यही बात अगर ऐसा आ जाता 3 रेज़ टू पावर 0 इंटू 4 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर 0, अब ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, आपका आंसर आएगा 1।
ये चर्चा मुझे करने का कारण ये है कि जब आप इस तरीके के नियम को पढ़ते हैं आपकी मेमोरी में होता है, पर भ्रम हो जाता है। भ्रम कहाँ हो जाता है? आप जानते हो कि हमने जब जो पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका जो आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कंफ्यूजन कहाँ होता है आपको? ये इस स्थिति पर, क्योंकि अभी आपने घातांक का नियम जो पढ़ा है a की पावर m गुना a की पावर n ये पढ़ा है। यहाँ पर धन और ऋण का लगता है कि क्योंकि चलिए इसको इस तरीके से समझ लें, a की पावर 2 गुना b की पावर 2 बराबर ab की पावर 2। तो यहाँ गुणा था और वो आप जोड़ घटाने में लगा देते हैं, पर कभी कभी ऐसी गलती आप यहां भी करते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर को आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हो गया। अभी प्रश्नावली में देखेंगे जहां हमें कुछ गलतियां पता करनी। ये 12.1 पर इस तरीके के कुछ सवाल हैं। 12.1 के बाद में आता है छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक के रूप में व्यक्त करना। वो क्या है देखें, अभी हमने जब पाठ की शुरुआत करी थी तो बड़ी संख्या को घातांक के रूप में लिखा सीखा था। क्या देखा था? 5790 इंटू 10 टू द पावर 21। इतना केजी वजन आया था, क्योंकि ये मान था 5790 फॉलोड बाय 21 0 1 2 3 1 2 3 6 9 12 15 18 और ये 21। इतनी बड़ी संख्या को पढ़ने का साइंटिफिक तरीका पड़ा। अब मान लें कि हमारे पास में कोई संख्या छोटी संख्या है, तो उसे छोटी संख्याओं को घातांकों के रूप में पढ़ना। अब जैसे देते हैं कि किसी कंप्यूटर चिप के एक तार का व्यास दिया हुआ, कंप्यूटर चिप के तार का व्यास दिया है 0.12345 1 2 3 4 5 3 कितने मीटर है? तो ये जो है, अगर चलो व्यापक रूप से समझा देते हैं, हम क्या करते हैं दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव हटाने में क्या होगा? ये हो जाएगा, जब हमें दशमलव हटाना है, इस संख्या का दशमलव हटाना, तो संख्या को वैसे के वैसे ही न्यूमरेटर में ले लीजिए। मतलब हम न्यूमरेटर में लेंगे 1 2 3 4 5 3, ठीक है। जो संख्या है उसको ज्यों का त्यों अंश ले लीजिए, हर में दशमलव की जगह 1 लिख लीजिए, और जितनी संख्याएं हैं उतने अंक के 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 अंक है तो 6 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बाएं हाथ के 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये बन गया 3/10 टू द पावर 6। अभी आपने पढ़ा था 10 की घात में 10 कोई संख्या जिसमें 0 0, मैंने 5000 से बात शुरू की थी। 5 गुणा 1000, 5 गुणा 10 की घात 3, तो मतलब 1000 में 3 जीरो थे। जितने जीरो 10 की उतनी घात, कितनी जीरो 2 4 6, तो 10 की घात 6। परंतु ये कहाँ है? हर में। तो इसमें एक नियम लग गया, a की पावर m बराबर ये a की पावर माइनस m। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि घात के चिन्ह बदल गए। धन था तो ऋण हो गया, अब ये ऋण है तो ऊपर धन हो गया, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात ऋण 6 और इतने मीटर। तो ये छोटी संख्या थी, उसको हमने जो है साइंटिफिक रूप में व्यक्त करना सीखा। इस तरीके के सवाल आपके 12.2 में है, तो ये आपकी 12.2 प्रश्नावली हो जाएगी। क्योंकि अपने पास थोड़ा समय है तो आज हम एक बात और कर लेते हैं, वो है सीधा या व्युत्क्रम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात। सबसे पहले हम अनुपात समझें। अनुपात का मतलब किसी भिन्न का सरलतम रूप, किसी भिन्न का सरलतम रूप, ठीक है। अब यहाँ एक बात कही है, मान लें कि आपने बाजार गए और आपने 4 पेन खरीदे। 4 पेन की कीमत आपने 40 रुपए दी, तो 7 पेन की कितनी देंगे? 7 पेन की आप 70 देंगे, ठीक है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने पेनों की संख्या बढ़ा दी। तो उसी अनुपात में जैसे 10 गुना था, यहाँ पर 10 गुना 4 तो 10 गुना 7 हुआ। तो जब कोई राशि, दो राशियां इस तरीके से आपस में जुड़ी हों कि किसी एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी संगत राशि का मान बढ़ जाए, तो हम उनको समान अनुपात में कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा, देखो अब ये समझ सकते हैं हम, 4/40 समानुपात
7:70, 4:40 जो आएगा वही जो है, हाँ ठीक है, 7/70। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10, तो ये 1/10, ठीक है ना। तो ये हमारा कहा जाएगा स्थिरांक कहलाया, स्थिरांक, है ना, क्योंकि जिस अनुपात में आपने पैनों को बढ़ाया है उसी अनुपात में उसका मूल्य बढ़ गया। तो जब कोई दो राशियां इस तरीके से आपस में जुड़ी हों कि एक राशि का मान बढ़ाने पर उसी अनुपात से तो दूसरी राशि का मान बढ़े, तो वो अनुपात समान अनुपात कहलाते हैं। एक उदाहरण और समझा जा सकता है, अगर आप जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हैं, तो आप अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं और उसी रफ्तार से जब आप 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, तो देखो भाई, आपको 100 किलोमीटर जाने में जो समय लगा है उससे 700 किलोमीटर जाने में लगा समय T2 ज्यादा होगा, क्योंकि आपने रफ्तार नहीं बढ़ाई। और ये अपन आइडियल कंडीशन में मान लेते हैं कि रोड सब एक जैसी, ठीक है, आपने कहीं ब्रेक नहीं लगाया, जो भी है। तो आइडियल कंडीशन में मतलब ये कि अगर आपने स्पीड नहीं बदली है तो ज्यादा दूरी को तय करने में ज्यादा समय भी लगेगा। तो इसीलिए स्थिर गति पर जो है, स्थिर गति पर, है ना, दूरी समय के समानुपाती है, ठीक है। इस पर आधारित हम कुछ सवाल करेंगे। और पहले चलो मैं दूसरी बात एक और कर देता हूँ, व्युत्क्रम अनुपात भी समझा देता हूँ साथ में, फिर उसके बाद अब दूसरे तरीके से करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक राशि का मान बढ़ाओ दूसरे का कम हो जाता है। जैसे आपने काम करने के लिए 10 मजदूर लगाए हैं, 10 मजदूर काम करते हैं 6 दिन में, मान लो 10 मजदूर काम कर रहे हैं 6 दिन में, तो आपने मान लो 20 कर दिया, तो आप चाहते हैं कि काम 3 दिन में हो जाएगा, उसी क्षमता के मजदूर। आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मजदूरों की संख्या जैसे बढ़ाई तो वैसे ही वो उनका काम करने वाले दिनों की संख्या घट गई, ठीक है कि नहीं। तो ये अनुपात जो है व्युत्क्रम अनुपात का कहलाएगा, यानी जब दो राशियां इस तरीके से जुड़ी हों कि एक का मान बढ़ाए तो दूसरे का उसी अनुपात में कम हो जाए, तो व्युत्क्रम अनुपात होगा। तो एक साथ हम ये दो बात समझ गए। पहली बात यह है कि अगर दो राशियां आपस में इस तरीके से जुड़ी हों कि एक का मान बढ़ाने पर उसकी संगत राशि का मान बढ़े तो वो समानुपात होगा, जबकि एक राशि का मान बढ़ाने पर उसी अनुपात में दूसरी राशि का मान कम हो जाए तो व्युत्क्रम अनुपात होगा। अब हम उनसे कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे आपके पेज नंबर 212 पर कुछ सवाल दिए हुए हैं, है ना। आप देखिए, पहला एक टेबल दी हुई है कि, चलिए मैं आपके लिए टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, पहले उसको कर सकते हैं। एक्स दिया हुआ है 20, 17, 14 इस तरीके से। चलो अपन इसमें 3 अंक लेके बात खत्म करते हैं। और वाई दिया हुआ है आपको 40, 34 और 28, ठीक है। ये टेबल है सीधी हुई है। अब देखें कि x बटा y कर रहा है, तो 20/40 1/2, 17/34 1/2, 14/28 1/2, स्थिरांक आ गया। और जैसे जैसे इसका मान घटा रहे हैं ये भी मान घट रहा है। एक राशि का मान घटने से दूसरी राशि का भी संगत राशि का मान घट रहा है, तो ये समानुपात का सवाल है। इसी के नीचे दूसरा सवाल दिया हुआ है, x बराबर 6, 10, 14 और 18, और y दिया हुआ है आपको 4, 8 और 12, और इसके बाद भी एक संख्या दी है, चलो 16। और हमको इसके बारे में पता करना है कि इसमें अनुपात है कि नहीं, और है तो कौन सा है, ठीक है। अब देखें, 6 से 10 से 14 बाल बढ़ा रहे हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, 4 से 8 से 12 बढ़ तो रहा है, मगर यहाँ देखें 4/8 करो तो 4 का दुगना हुआ है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 16, दुगना तिगना 4 गुना, जबकि ये 6 का दुगना तो 12 होता है, जो कि यहाँ नहीं है। तो ये अनुपात का सवाल नहीं, इसमें इन राशियों में अनुपात नहीं है, क्योंकि या तो फिर ऐसा करते 6/4, मतलब क्या होता है 3/2। 6/4 का मान कितना आया, सरल 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 से 2 कट गए तो आ गया 3/2, जबकि ऊपर करता हूं 10/8 करो तो हो जाएगा 2 गुना 5, और ये हो जाएगा 2 गुना 4, 2 कट गए तो 5/4। वही अनुपात नहीं मिला, वही स्थिरांक नहीं मिला, तो इसलिए ये भी इससे भी सिद्ध हो जाता है कि ये तो अनुपात का सवाल भी नहीं।
ऐसे ही कुछ सवाल पेज नंबर 212 पर आपको दिए हुए हैं, वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में चलिए अपन कुछ प्रश्न करते हैं। 13.1 पर एक प्रश्न है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग का शुल्क इस प्रकार है। कार पार्किंग का शुल्क क्या है? 4 घंटों तक उसने 10 रुपए लिया, तो पार्किंग चार्ज, ठीक है। 4 घंटे का उसने कितना लिया? 10 रुपए लेता है, ठीक है। 8 घंटे के लिए वो उसने 4 घंटे का 100 आपका 60 रुपए, और ये इसने 100 लिया। तो अब यही आगे बढ़ने की बातें नहीं है। 4 से 8 डबल किया, जबकि 60 का 120 होना चाहिए, नहीं है। तो ये सवाल समानुपात का नहीं है। प्रश्न यह है कि रेलवे स्टेशन में स्टेशन के निकट कार पार्किंग का शुल्क इस प्रकार है। जांच कीजिए कि कार पार्किंग का शुल्क और समय जो है अनुपात में है, समानुपात में है, तो उत्तर नहीं है। एक सवाल और करते हैं हम अपन। चलिए कौन सा किया जाए, चलो इसको फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, प्रश्नावली का। प्रश्नावली 13.2 का 7वां क्वेश्चन। मान लीजिए कि 2 किलो चीनी, 2 केजी शक्कर है, और उसमें दानों की संख्या दी गई है 9 गुणा 10 की घात 6। हाँ, 10 की घात 6 इतने संख्या में शक्कर के दाने आते 2 किलो। तो पूछा कि 5 किलो में कितने आएंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि अनुपात समानुपात के सवाल था। अभी तक तो हमने अनुपात समानुपात को चेक करना सीखा था। अब ये आपने 2 से 5 किलो बढ़ाया है, तो रेट तो वही लगेगा ना, शक्कर तो उसी प्रकार की है। तो इसका अनुपात 2/5 आएगा, तो इसका भी उसी अनुपात में रेट, शक्कर के दाने भी पड़ेंगे उसी प्रकार की शक्कर, तो इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अब हमने इसकी टेबल फॉर्म बना दी इस तरीके से। ठीक है, तो याद रखने, अनुपात हमेशा जो है समान राशियों का ले जाता है। सवाल मैं बताना चाहूंगा, देखो इसका मतलब हो जाएगा केजी अनुपात केजी समानुपात, है ना, नंबर, मैंने नंबर क्रिस्टल नंबर अनुपात नंबर, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो केजी कितना है? 2/5, इधर से इधर गए। तो ये अब जब समानुपात में, आप पहले तो सवाल पढ़ लीजिएगा, और जब आप डिसाइड कर लें कि ये अनुपात समानुपात में मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का कि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी से मतलब जो है हमारा सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात, है ना। यानी सीधा अनुपात क्या, जब एक का मान बढ़ाओ तो दूसरा का बढ़ रहा है, एक का मान बढ़ाओ तो दूसरा का घट रहा है, बढ़ने पे बढ़े घटने पे घटे तो सीधा अनुपात, और बढ़ने पे घटे घटने पे बढ़े तो उल्टा अनुपात। तो ये पहले आप सवाल देख के ये निश्चित कर ले कि सवाल किस प्रकार का है, सीधे अनुपात का है कि उल्टे अनुपात का। ये अनुपात सीधे का है, क्योंकि 2 किलो शक्कर में अगर ये दाने तो 5 किलो ज्यादा ही आएंगे। तो 2 से 5 किया, तो यहाँ पे हमें मालूम है हमारा उत्तर 9/10 से ज्यादा आने वाला है, और आना ही चाहिए। तो फिर हमको जो है केजी अनुपात केजी अनुपात नंबर उनका नंबर लेंगे। पर देखिए ध्यान देने की बात यह कि 2 के बाद मैंने 5 लिया है, तो यही क्रम यहाँ भी लीजिए, क्योंकि व्युत्क्रम में उल्टा करना है। तो ये पहले आएगा 9 गुणा 10⁶, और ये अनुपात यहाँ मान लीजिए x, ये आ गया। और अब इसका मतलब हुआ 2/5 बराबर 9 गुणा 10 की घात 6/x। मैं इसको छोड़ना चाहूंगा, चलिए कर ही देता हूं। 2x बराबर 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6, क्योंकि सीधे क्रम हुआ 2x आ गया, जब 5 उधर गया तो 5 नाम 45। ठीक है, 45 गुणा, नहीं गलत होगा, ये 5 से गुणा नहीं होगा। चलिए तो इसको ऐसा करते हैं, x बराबर जो हो जाएगा 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6/2। तो 5 में से 2 भाग तो 2.25 कर लीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा x = 2.5 × 9 × 10⁶। इनका गुणा किया जा सकता है, आप कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 9×5 9 45 की 5 8 4 9 18 19 20 21 22.5 गुणा 10 की घात 6, ये आ गया। यहाँ किया जा सकता है, थोड़ा कंफ्यूज था कि ये बहुत से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और आप उत्तर देखें, आपका 22, जबकि कितना था 9, 10 की घात 6 तो ठीक है, पर इसका मान बढ़ गया। तो इस तरीके से हम जो है इन सवालों को कर पाएंगे। यहाँ पर प्रश्नावली में कुछ और सवाल है, बहुत सरल है, इसी तरीके से किए गए हैं।
हम आज एक काम करते क्योंकि हमने अनुपात की बात शुरू कर दी है, तो एक तो सवाल उल्टे अनुपात से भी कर लेते हैं, प्रतिलोम अनुपात पर भी, और उसके बाद में आज की क्लास को समाप्त करें। 13.2 में सबसे पहले पहला सवाल है जो उससे बात करी है कि आप पहचाने कि वो अनुपात का सवाल है कि नहीं। तो पहला सवाल इसलिए करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है? किसी कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। किसी व्यक्ति को कार्य करने में लगे व्यक्तियों की संख्या और लगा समय। व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दोगे, लगा समय कम हो जाएगा। तो ये प्रतिलोम अनुपात का सवाल है, क्योंकि आपने व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी, काम में लगा समय कम हो जाएगा। व्यक्तियों की संख्या कम कर दीजिए, लगने वाला समय ज्यादा हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। समय और तय दूरी कब? एक समान चाल से। अपन ने इस बात की चर्चा की, अगर आप स्पीड नहीं बढ़ाते तो ज्यादा दूरी तय करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, ना सीधा अनुपात हो, उल्टा अनुपात नहीं है। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। जितनी ज्यादा भूमि होगी, काटी गई फसल उतनी ज्यादा होगी। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का सवाल है, ठीक है। और इसी तरीके से एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। एक निश्चित यात्रा, निश्चित यात्रा का क्या मतलब हुआ? निश्चित यात्रा है कि मतलब हमने दूरी फिक्स कर दी। आपने दूरी फिक्स कर दी, मान लो कि निश्चित यात्रा 100 किलोमीटर कर रहे हैं आप, 100 किलोमीटर, क्योंकि निश्चित यात्रा होगी। अब वो बोलता है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और चाल, टाइम और चाल, ठीक है, स्पीड, ठीक है। तो अब देखो, जो भी दूरी है, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा, क्योंकि दूरी तो 100 किलोमीटर चलना है। आप दूरी बढ़ा दो, आप स्पीड बढ़ा दो तो समय कम लगेगा, क्योंकि 100 किलोमीटर दूरी निश्चित है। याद रखिए, स्पीड निश्चित नहीं है। स्पीड को आप बढ़ा घटा सकते हैं। आप अगर स्पीड बढ़ाएंगे समय ज्यादा नहीं, कम लगेगा, और अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का है। इस तरीके से ये पहला सवाल हो जाएगा। और कुछ सवाल, क्योंकि हमने इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का बात की है, तो उस पर एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए ये सवाल पर चर्चा करते हैं। चलिए यहां पर एक 8वां सवाल है जिस पर अपन चर्चा करते हैं। एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 53 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो कितने दिन बनाने में है? दिन है 63, और मशीन की जरूरत कितनी पड़ती है? 42। मतलब किसी काम को करने के लिए 63 दिन चाहिए और उसमें 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में। अब मशीन की इसको आप कितने दिन में करना चाहते हैं? 54 दिन में। आपको कम दिन चाहिए उतनी ही वस्तुओं को, ठीक है। तो भैया आपको मशीन की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपने दिन कम कर दिए हैं। तो ये मान लिया x, ठीक है। अब ये सवाल से बात समझ में आ गई, ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का सवाल है, क्योंकि आपको इसी से पता चल जाएगा कि 63 दिन का काम अगर आप 42 दिन में करना चाहते हैं, जो भी काम तो फिक्स है, तो ये हमारा काम के लिए जो मशीनों की संख्या कम चाहिए, ज्यादा हो जाएगी। देखिए 63 से 42 कर दिया, यानी मशीनों की संख्या, ये 63 से 54 कर दिया, दिन ये है, 63 से 54 कर दिया, तो मशीन 42 से हमको ज्यादा चाहिए पड़ेगी, यानी इसका उत्तर 42 से ज्यादा आने वाला है। तो फिर हम वही करेंगे। मैंने एक बात बोला था कि अनुपात हमेशा समान राशियों का लिया जाता है। कई बार टेस्ट किताबों में दिन अनुपात मशीन लिया जाता है, उत्तर आ जाता है, पर वो बोलता है वैसे रूप से गलत है, क्योंकि अनुपात हमेशा समान राशि में लिया जाता है। तो हम दिन अनुपात दिन देंगे और समानुपात में मशीन अनुपात मशीन होगा। अब दिन अनुपात दिन क्या है? 63, फिर कितने गए? 54। यहीं पर बात ध्यान देने की है कि सिस्टम अनुपात को हल करते समय क्या होगा। देखिए मैं ऐसा गया हूं, है ना, इस डायरेक्शन में गया हूं पहले, तो दूसरी बार उल्टा डायरेक्शन आना है, यही ध्यान रखना उल्टे अनुपात में। तो सवाल को पढ़ के पहले तो आपको निश्चित करना पड़ेगा कि सवाल सीधे अनुपात का है या उल्टे अनुपात का। उल्टे अनुपात का है तो दिन अनुपात दे दिया, तो मशीन अनुपात में वो कम बदल दीजिए, ये हो जाएगा x, ये x पहले आएगा, अनुपात 42 आएगा। अब क्या हो जाएगा? 63/54 बराबर x बटे 42। सीधे गुना करेंगे तो 42 गुना 63/54 बराबर x।
ठीक है, ये पार्ट छोड़ता हूं मैं आपको। अभी कुछ और सवाल हैं जो आप जो है उसको अगली क्लास में कर पाएंगे।